हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम आपके लिए। जैसे कि हमने आपसे वादे किया था कि हम ना केवल आपको सीरीज पढ़ाएंगे बल्कि उससे अतिरिक्त भी प्रश्न लेके आएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। हम आपके एग्जाम से पहले से कंप्लीट करा देंगे। हमारा जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है आपका, वो भी बेटा समाप्ति की तरफ है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और अच्छे से याद करते हुए चल रहे हो। आपकी परीक्षा अब नजदीक है, तो चलिए बेटा दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, सीरीज को प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। ये आपके कई बार होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने साहित्य का इतिहास लिखा, बहुत सारे लोगों ने किताब लिखी, सारी ही किताबें किसी ने किसी को अच्छा माना है, किसी ने किसी को पहली पुस्तक माना है, किसी ने किसी को पहला साहित्य का इतिहास माना है। लेकिन जो सर्वमान्य है हम आपके लिए वो लेके आई हैं। जो सटीक क्वेश्चन आते हैं बेटा, सटीक क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। आपको उन सबकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको सटीक प्रश्नों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बेटा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपकी। ये कह रहे हैं काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक। वो पहला लेखक कौन सा है जिसने काल विभाजन और नामकरण किया अपने साहित्य के इतिहास में? तो बेटा वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो बेटा हिंदी का सर्वमान्य आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यहाँ प्रथम की बात हो रही है बेटा, याद रहे आपको। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का। कहीं कहीं ये आपको लाला श्रीनिवास दास जी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण। ये कह रहे हैं कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसे माना जाता है? तो बेटा हेमचंद जी ने लिखा था। किसने लिखा था? हेमचंद जी ने लिखा था शब्दानुशासन। अब है प्रश्न संख्या 5, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो बेटा हिंदी के प्रथम कवि है सरप्पा, 9वीं शताब्दी के हैं ये। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? पृथ्वीराज रासो, और उसके राइटर कौन है? चंदबरदाई। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो बेटा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम रचना भी इसे ही माना जाता है और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है। और लेखक कौन है इसके? चंदबरदाई। प्रश्न संख्या 8, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया? तो बेटा हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन जो किया था वो किया था बीसल देव रासो ने। ठीक है बेटा, बीसल देव रासो नाम की एक पुस्तक है। ठीक है। तो हिंदी का 12 मासा वर्णन सबसे पहले उसमें ही हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बेटा विद्यापति ने किया था कीर्तिलता में। अवहट भाषा एक, उसका सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विद्यापति जी ने किया था। किसमें? कीर्तिलता में। प्रश्न संख्या 10 क्या है आपकी? हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। तो बेटा हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति। ठीक है। आपको ये 10 लाइन एकदम रट जानी चाहिए। चलिए वापस से देखते हैं। काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन थे। दूसरा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो बेटा परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का हिंदी का प्रथम उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4 है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण। तो बेटा व्याकरण यानी कि अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद जी ने लिखा था। बेटा किसने लिखा था? हेमचंद जी ने। प्रश्न संख्या 5, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो बेटा हिंदी के प्रथम कवि हैं सरप्पा, जो कि 9वीं सदी के हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंदबरदाई जी ने। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है बेटा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। 8, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया है? बीसल देव रासो ने। 9, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है बेटा? विद्यापति ने किया था। किसमें? कीर्तिलता में। और 10, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति जी। ठीक है। आपको ये 10 प्रश्न बिल्कुल रट जाने चाहिए। 10 लाइन आपको कंठस्थ होनी चाहिए। 2-4 बार पढ़ेंगे बेटा आपको कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, अब ये कह रहे हैं हिंदी में सर्वप्रथम मुकारियों की शुरुआत, यानी कि हिंदी में सर्वप्रथम मुकारियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी बेटा अमीर खुसरो से। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, भक्ति के प्रवर्तक। तो बेटा भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी। प्रश्न संख्या 13, हिंदी के प्रथम सूफी कवि। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है बेटा? असायत।
प्रश्न संख्या 14, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, ये कह रहे हैं हिंदी का वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा मेढ़ा, प्रथम कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। प्रश्न संख्या 15, सूफी प्रेमपाख्यान का प्रथम काव्य है, सूफी प्रेमपाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो वो है बेटा हंसावली असायत। प्रश्न संख्या 16, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई। हिंदी की आदि कवित्री बेटा मीराबाई है, और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। प्रश्न संख्या 17, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, तो बेटा यह है सूरसागर। किसने लिखा है? सूरदास जी ने। प्रश्न संख्या 18, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, तो यह रामचरितमानस। किसने लिखा है बेटा? तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 19, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा बेटा? लक्ष्मीपुरा 1938। किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, भक्ति काल को काव्य का सर्वगुण घोषित स्वर्णयुग घोषित करने का प्रथम व्यक्ति वो कौन था जिसने भक्ति काल को स्वर्णयुग घोषित किया? वो व्यक्ति थे बेटा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, चलिए एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रही है? हिंदी के सर्वप्रथम मुकारियों की शुरुआत, यानी कि हिंदी में सर्वप्रथम मुकारियों की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो जी ने। प्रश्न संख्या 12, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी। प्रश्न संख्या 13, हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत। प्रश्न संख्या 14, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत। प्रश्न संख्या 15, सूफी प्रेमपाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली असायत। प्रश्न संख्या 16, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई। प्रश्न संख्या 17, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर सूरदास। प्रश्न संख्या 18, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है बेटा? रामचरितमानस तुलसीदास। कौन सा है ये? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 19, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा 1938। किसका? शिवदान सिंह चौहान। और प्रश्न संख्या 20, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था बेटा? किसमें था? तुलसी सतसई में। सतसई परंपरा का आरंभ कहां से हुआ था बेटा? तुलसी सतसई से। प्रश्न संख्या 22, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियावास। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आया है। प्रश्न संख्या 23, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी। किसका है? कृपाराम जी का। प्रश्न संख्या 24, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 25, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 26, ये कह रहे हैं छायावाद की प्रथम कृति झरना 1918 प्रसाद जी की है। प्रश्न संख्या 27, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? पंत। सुमित्रानंदन पंत। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्ल जी के अनुसार है बेटा, याद रखना ये। प्रश्न संख्या 28, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला। कौन सी है? जूही की कली। याद आ गया? रीति मुक्त काव्य में लिखी थी जूही की कली। प्रश्न संख्या 29, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था बेटा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और प्रश्न संख्या 30, नई कविता नाम दिया था अज्ञे जी ने। किसने दिया था? अज्ञे जी ने। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। प्रश्न संख्या 21, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तुलसी सतसई में। प्रश्न संख्या 22, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियावास। किसने लिखा था? हरिओद जी ने। प्रश्न संख्या 23, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी। किसका है बेटा? कृपाराम जी का। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 25, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने। किसमें किया था बेटा? कुसुमलता की भूमिका में। प्रश्न संख्या 26, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना 1918 में। किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद जी ने। प्रश्न संख्या 27, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? पंत। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 28, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला। कौन सी? जूही की कली में। प्रश्न संख्या 29, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। और प्रश्न संख्या 30, नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञे जी ने। मैं उम्मीद करी बेटा आप इसे नोट करते हुए चल रहे होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 31, अज्ञे की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 32, प्रेमचंद का प्रथम संपूर्ण उपन्यास कौन सा है बेटा? प्रेमा, याद रखना। प्रश्न संख्या 33, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख, 1929 में इन्होंने लिखा था। प्रश्न संख्या 34, इलाज चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी, 1929 में इन्होंने लिखा था। 1935 प्रश्न संख्या 35, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा, 1934। प्रश्न संख्या 36, अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, 1941। प्रश्न संख्या 37, रेणु का प्रथम उपन्यास मैलांचल, 1954। प्रश्न संख्या 38, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, 1964। प्रश्न संख्या 39, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किसने लिखी थी? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। और प्रश्न संख्या 40, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला कौन सी थी? क्या लिखा था बंग महिला जी ने? दुलाई वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार फिर से। आगे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भग्नदूत, कब लिखी थी? 1933 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 32, प्रेमचंद का प्रथम संपूर्ण उपन्यास कौन सा? प्रेमा, इसके आगे एक लाइन होती है, दो सखियों की कथा। प्रश्न संख्या 33, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख कब लिखा था? 1929 में। प्रश्न संख्या 34, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी, 1929 ईस्वी में लिखा था। प्रश्न संख्या 35, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा कब लिखा था? 1934 में। प्रश्न संख्या 36, अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, 1941 में लिखा था इन्होंने। प्रश्न संख्या 37, रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा था बेटा? मैलांचल, फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा था? मैलांचल। आंचलिक उपन्यास इन्होंने लिखे थे 1954 में। प्रश्न संख्या 38, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वे दिन, 1964 में। प्रश्न संख्या 39, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किसने? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी थी। और 40, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन थी? बंग महिला, कौन सी लिखी थी इन्होंने बेटा? दुलाई वाली। आते हम प्रश्न संख्या 41, प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम, 1911, किसमें थी? इंदु पत्रिका में छपी थी। प्रश्न संख्या 42, प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर कब छपी थी? 1916 में। प्रश्न संख्या 43, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, 1960। प्रश्न संख्या 44, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है बेटा? भक्तमाला, 1585 में। प्रश्न संख्या 45, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्बंसिया, कब लिखा था? 1957 में। प्रश्न संख्या 46, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, किसने लिखा था? गोपाल चंद्र जी ने। प्रश्न संख्या 47, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राज्यश्री, कब लिखा था? 1915 में। प्रश्न संख्या 48, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट, किसने लिखा था? प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न संख्या 49, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और प्रश्न संख्या 50, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्टनायक। ठीक है बेटा, चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 41 कह रही है प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम, 1941 में इंदुमती पत्रिका में छपी थी। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रही है? प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर, कब छपी थी? 1916 में। 43 प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है? निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, कब लिखा था इन्होंने? 1960 में। प्रश्न संख्या 44, हिंदी में प्रथम जीवनी किसने लिखी? कौन सी थी? भक्तमाला, कब लिखी गई थी? 1585 में। प्रश्न संख्या 45, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्बंसिया, कब लिखा था? 1957 में। प्रश्न संख्या 46, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, किसने लिखा था? गोपाल चंद ने। प्रश्न संख्या 47, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राज्यश्री, कब है? 1915 में लिखा गया था। ये याद रखना, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री है। प्रश्न संख्या 48, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट, कौन है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 49, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और प्रश्न संख्या 50, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्टनायक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 51, अब ये कहला पहरा गिरमिटिया। गिरमिटिया का अर्थ होता है बेटा जब आप पेपर पे लिखवा के किसी को एक निश्चित समय के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं, फिर उससे काम काज करवाते हैं अपने पास ही रख के, वो होता है पहला गिरमिटिया। तो इस तरह के जो उपन्यास के नायक हैं
वो कौन है? गिरिराज किशोर। यानी कि इन्होंने इस तरह के जो गिरमिटिया वाले उपन्यास थे वो लिखने प्रारंभ किए थे। गिरमिटिया का अर्थ हम आपको बता चुके हैं। वो व्यक्ति जो गुलामी के लिए अपने दस्तावेज क्या कर देता है? सिग्नेचर कर देता है कि इतने समय के लिए मैं आपके यहीं पे काम करूंगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 52, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा? तो बेटा कवित्व छंद को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा। प्रश्न संख्या 53, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? तो बेटा रामानंद जी ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 54, परंपरा कहानी के रचयिता हैं? तो बेटा परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? अज्ञे। प्रश्न संख्या 55, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965 से। ठीक है। प्रश्न संख्या 56, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? तो बेटा वो हुआ था खड़ी बोली हिंदी में। प्रश्न संख्या 57, छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? विभा रानी की। छम्मक छल्लो वो मत समझना, ये छम्मक छल्लो क्या है? ये छम्मक छल्लो बेटा एक पुस्तक का नाम है। छम्मक छल्लो कहिस किसकी कृति है? विभा रानी की। प्रश्न संख्या 58, बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म साहनी। याद रखना, बाल साहित्य गुलेल का खेल। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने खेल खेला होगा। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात और भार तत्व किसकी कृतियां? ये करें प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात और भार तत्व किसकी कृतियां हैं? तो ये बेटा भारत भूषण जी की कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 60, वसुधा रचना किसकी है? तो बेटा रविंद्र कालिया जी की है वसुधा रचना। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 51, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। देखिए बेटा इन्हें लिखना मत आप, इन्हें आप इसी में 3-4 बार रिवाइज देख कान में लीड लगा के सुन लेना, ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। रिवीजन में साथ साथ करा रही हूँ क्योंकि इतना लिखने में बहुत टाइम जाएगा और 1000 प्रश्न की सीरीज है। उससे अच्छा आपको लिखे हुए आपके फोन में है, आप केवल इन्हें सुन के कंठस्थ कर लेना। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। 52, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा? कवित्व को। प्रश्न संख्या 53, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? रामानंद। प्रश्न संख्या 54, परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? अज्ञेय। प्रश्न संख्या 55, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965 से। प्रश्न संख्या 56, मानव हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? किससे हुआ? खड़ी बोली हिंदी से। प्रश्न संख्या 57, छम्मक चल्लो कहिस कृति किसकी है? विभा रानी की। प्रश्न संख्या 58, बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भार तत्व किसकी कृतियां हैं? भारत भूषण की। प्रश्न संख्या 60, वसुधा रचना किसकी है? रविंद्र कालिया जी की। प्रश्न संख्या 61, वागार्थ रचना किसकी है? तो यह बेटा कमला प्रसाद की। कमला पसंद की नहीं, कमला प्रसाद की। प्रश्न संख्या 62, करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? भवभूति जी का। ये करुण रस से बड़ा प्रेम करते थे। प्रश्न संख्या 63, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 64, तुलसी रसायन रचना किसकी है? तो ये भागीरथ मिश्र की रचना है बेटा। प्रश्न संख्या 65, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? नकेनवाद। ठीक है। प्रश्न संख्या 66, आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं कुंवर नारायण। ठीक है। प्रश्न संख्या 67, महाकाव्य विवेचन किसकी कृति है? रांगेय राघव की। प्रश्न संख्या 68, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहारी। प्रश्न संख्या 69, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 70, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की है? पश्चिम हिंदी की। ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। वागार्थ रचना किसकी है? कमला प्रसाद जी की। ठीक है। 62, करुणा ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? भवभूति जी का। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 63, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 64, तुलसी रसायन रचना किसकी है? भागीरथी मिश्र की। प्रश्न संख्या 65, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? नकेनवाद। प्रश्न संख्या 66, आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं कुंवर नारायण। प्रश्न संख्या 67, महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? रांगेय राघव की। 68, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहारी की। किसकी है बेटा? भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहारी की भोजपुरी बोली। एक बिहारी बोली होती है ना, उसकी उपबोली है ये भोजपुरी। ठीक है।
प्रश्न संख्या 69, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 70, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बुंदेली और कन्नौजी बेटा हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? यह पश्चिमी हिंदी की। प्रश्न संख्या 71, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो बेटा 5 वर्ग में रखा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 72, परिणीति किसकी रचना है? तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है बेटा परिणीति। 73, जनांतिक रचना के रचयिता है नेमी चंद जैन। किसका बेटा? जनांतिक रचना के रचयिता कौन है? नेमी चंद जैन। प्रश्न संख्या 74, नए प्रतिमान पुराने निकस कृति के रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नए प्रतिमान पुराने निकस। ठीक है, कृति के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 75, संस्कीरत है कूप जल भाका बहता नीर किसकी कथन है? कबीर की। ये संस्कृत नहीं, ये संस्कीरत इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, तो ये कहते हैं संस्कीरत है कूप जल भाका बहता नीर किसकी कथन है? कबीर का है बेटा ये। तो बरगद की छाया उपन्यास है सत्य प्रकाश सेंगर का। ये प्रश्न संख्या 76, बरगद की छाया उपन्यास किसका है? सत्य प्रकाश सेंगर का। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी जबान भी लड़खड़ाने लगी है। चलिए प्रश्न संख्या 77, जलते हुए वन का बसंत रचना है दुष्यंत कुमार की। देखिए बेटा आपका नंबर आएगा तो आप हमें जरूर बताएंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, जलते हुए वन का बसंत रचना है दुष्यंत कुमार का। प्रश्न संख्या 78, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। आपको तो पता ही है। प्रश्न संख्या 79, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो है अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है, 343 1 के अनुसार। प्रश्न संख्या 80, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो बेटा चिंतामणि है उत्तर मध्य काल के कवि। चलिए एक बार देख लेते रिवीजन। प्रश्न संख्या 71, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया? तो बेटा हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा गया। परिणीति किसकी रचना है? तो बेटा परिणीति भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। जनांतिक रचना के रचयिता कौन है? तो बेटा नेमी चंद्र जैन है जनांतिक रचना के रचयिता। नए प्रतिमान पुराने निकस कृति के रचयिता है लक्ष्मीकांत वर्मा। संस्कीरत है कूप जल भाका बहता नीर किसकी कथन है? कबीरदास जी का। बरगद की छाया उपन्यास है सत्य प्रकाश सेंगर की। जलते हुए वन का बसंत रचना है दुष्यंत कुमार का। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है बेटा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 343 1 के अनुसार। प्रश्न संख्या 80, चिंतामणि किस काल के कवि है? तो बेटा चिंतामणि उत्तर मध्य काल के कवि है। चलिए प्रश्न संख्या 81, मैथिली कोकिल किसे कहा गया है? तो बेटा विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा गया है। प्रश्न संख्या 82, भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो भारवी का वास्तविक नाम है बेटा दामोदर। प्रश्न संख्या 83, भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? यम। प्रश्न संख्या 84, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? गुलेरी जी को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 85, भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं ओम प्रकाश। प्रश्न संख्या 86, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है बेटा। प्रश्न संख्या 87, रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 88, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 89, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? पंचतंत्र में। और प्रश्न संख्या 90, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किसे? तमिल को। चलिए देख लेते हैं। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है बेटा। भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो दामोदर है भारवी जी का वास्तविक नाम। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? तो बेटा यम है भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? तो गुलेरी जी को दी गई इतिहास दिवाकर की उपाधि। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? ओम प्रकाश जी है भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो राजस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। ठीक है बेटा, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी होना चाहिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है। रहस्यवाद का आधार क्या है बेटा? अद्वैतवाद। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने माना है बेटा। इन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ी, ये लाइन ही मैंने गलत पढ़ी है। ये कह रहे हैं कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है?
मुझे याद आ गया जयशंकर प्रसाद जी का वो कोटेशन जिसमें उन्होंने कहा था कि रंगमंच नाटक के लिए होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के लिए होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 89, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र का? प्रश्न संख्या 90, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को। प्रश्न संख्या 91, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार और देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो बेटा संस्कृत को ही जाना जाता है। 92, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, किस रचना के सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? किस रचना में ये टाइपिंग में जब हम लिखते हैं बेटा तब हो जाता है। किस रचना में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। अब यदि मैं सेंटेंस के हिसाब से देखूं तो किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बेटा बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। कुटुच के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटुच के रचयिता हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो बेटा केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित? तो बेटा खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाता है? तो बेटा खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद माने जाते हैं। खड़ी बोली का अरबी फारसी स्वरूप क्या है? तो बेटा उर्दू भाषा। प्रश्न संख्या 99, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्रश्न संख्या 100, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो बिहारी जी ने किया था। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 91, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वो है बेटा संस्कृत। 92, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो बेटा बिहारी रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी है। 94, कुटुच के रचयिता कौन है? तो बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटुच के रचयिता है। प्रश्न संख्या 95, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो बेटा मलयालम है केरल राज्य की राजकीय भाषा। प्रश्न संख्या 96, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो बेटा खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। प्रश्न संख्या 97, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 98, खड़ी बोली का अरबी फारसी स्वरूप क्या है? तो बेटा उर्दू है। प्रश्न संख्या 99, गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और प्रश्न संख्या 100, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? बेटा बिहारी जी ने किया था। ये आपके 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे और अपनी कई बार सुनेंगे ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने सारे क्वेश्चन लिखेंगे, तो कभी 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। और यदि आप 1 घंटे में भी इसे 3-4 बार सुन लेंगे तो आपको ऐसे ही कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ाए हैं बहुत कुछ उनमें से मैच खा रहे हैं, कुछ प्रश्न इसमें से नए भी बन जाएंगे, तो आपका संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा। तो चलिए बेटा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।